Ind AS 12। मुझे फटाफट से बताओ ये किन को डील करता है, फटाफट से बताते जाओ ये किन को डील करता है। ये डील करता है हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस को, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। ये किसको डील करता है, डोमेस्टिक टैक्सेस को। इसका मतलब ये किसको डील नहीं करता, नॉट ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। मुझे ये भी बता दो कि इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास क्या फाइन्स, पेनल्टीज या कोई भी और ड्यूटी, डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मैट, ये भी कवर्ड हैं अगर ये अंडर इनकम टैक्स लग रहे हैं तो ये भी क्या कवर्ड है, द आंसर इज यस। मुझे फटाफट से बताओ, जब मैंने आपको ये पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमने आपको दो बातें इसके अंदर बताने के लिए काम किया। सबसे पहले हमने आपको इसमें कुछ मीनिंग्स बताने स्टार्ट किए कि कुछ मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। मुझे फटाफट से बताओ कौन कौन से मीनिंग्स हमने इसमें डिस्कस किए थे। तो हमारे को फटाफट से बताओ, जब भी मैं बोलता हूं अकाउंटिंग प्रॉफिट्स तो इसका क्या मतलब होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बच्चे ने कहा बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट नहीं, बुक प्रॉफिट तो मैट में निकाले जाते हैं, ठीक है, वी कॉल इट पीबीटी। अच्छा, फिर मुझे बताओ जब हम बोलते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट्स तो इसका क्या मतलब है। टैक्सेबल प्रॉफिट्स का मतलब है टोटल इनकम अंडर टैक्स लॉज। क्या आपको मालूम है टैक्स लॉज में आप टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, आप उसमें टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो वही चीज मैंने आपको कहा है कि ये अमाउंट हमारे पास क्या है, ये हमारे टोटल इनकम अंडर टैक्स लॉज है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हम इसके बाद जब आपको ये बोलते हैं कि आप बताओ डेफर्ड टैक्स, पहले करंट टैक्स बोल देते हैं। करंट टैक्स, तो व्हाट इज योर करंट टैक्स। तो करंट टैक्स इज टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स। एंड व्हाट इज योर डेफर्ड टैक्स, फटाफट से बताओ। डेफर्ड टैक्स इज टैक्स कैलकुलेटेड ऑन, जरा जल्दी से बताना, ये टैक्स किस पर कैलकुलेट करते थे, टैक्सेबल प्रॉफिट्स में। अभिषेक आपको ये शेयर कर देंगे हम लोग, चिंता ना करें, क्योंकि आपको अदरवाइज स्पेस का इश्यू आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ, डेफर्ड टैक्स इज टैक्स कैलकुलेटेड ऑन, किस पर कैलकुलेट किया जाता है। वेरी गुड प्रथम, ये कैलकुलेट किया जाता है ऑन टेम्परेरी डिफरेंसेस। इसी से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस। इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 क्या बोलता है, टाइमिंग डिफरेंसेस। ठीक है, अच्छा, तो इसका क्या मतलब है टेम्परेरी डिफरेंस, इट इज द वैल्यू एज पर टैक्स लॉज। हम इसे किसके रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं, रेफरेंस टू टैक्स रिटर्न्स। जो आप टैक्स के रिटर्न्स बनाते हैं उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मुझे ये बताओ, हम अपने पास, एक मिनट, इसको हम अपने पास फॉर्मूले के साथ लिखते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस इज इक्वल टू CA माइनस टैक्स बेस। आपको ये ज़्यादा समझ में आएगी। और मुझे ये बताओ टैक्स बेस क्या है। टैक्स बेस इज द वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर टैक्स लॉज या रेफरेंस टू टैक्स रिटर्न्स। अच्छा, मुझे ये बताओ कैरिंग अमाउंट क्या है। कैरिंग अमाउंट क्या है,
कैरिंग अमाउंट इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए टैक्स एक्सपेंस का क्या मतलब था? हम बोलते थे टैक्स एक्सपेंस, ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हम यूज कर रहे थे। तो क्या करंट टैक्स प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स इज इक्वल टू टैक्स एक्सपेंस? ये हमारे पास उसका टैक्स एक्सपेंस निकलकर आता था। तो मैंने आपको इतने सारे तो पहले टर्म्स बता रखे थे कि इसका मतलब बेसिकली किसका क्या है, हम इस तरह से उसके मतलब को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फिर मैंने आपको कुछ और बातें भी बतानी स्टार्ट की थी। मैंने कहा देखो, हम जब टैक्स बेस कैलकुलेट करते हैं इन रिलेशन टू एसेट्स, मैंने लायबिलिटीज को स्टार्ट ही नहीं किया। मुझे फटाफट से बताओ टैक्स बेस इन रिलेशन टू एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो एसेट्स के लिए टैक्स बेस को निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? हम बोलते हैं इट मींस, मुझे बताओ फटाफट से क्या मतलब हुआ? इट मींस एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिडक्शन अगेंस्ट टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो आप इसके अंदर स्टेप 1 पे क्या करते थे, मुझे फटाफट से याद कराओ। स्टेप 1 पे आप देखते थे क्या? इज रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स टैक्सेबल? सबसे पहले तो ये देखते थे क्या वो टैक्सेबल है कि नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ अगर मान लो टैक्सेबल है, यस, फिर आप क्या देखते थे? या टैक्सेबल है, नो, तो मुझे बताओ फिर आप क्या देखते थे? अगर ये टैक्सेबल है तो आप क्या देखते थे? आप देखते थे एक्सपेक्टेड डिडक्शन, कि इसकी एक्सपेक्टेड डिडक्शन क्या मिलेगी। यानी ये आपकी फ्यूचर की डिडक्शन है, फ्यूचर की डिडक्शन क्या मिलेगी, हम ये देखते थे। और अगर आपने कहा नो, ये टैक्सेबल ही नहीं है, आई मीन टू से हम बोलना चाहते हैं नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस और नॉट टैक्सेबल, यानी कि हमारे पास सरकार कहती है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको ये रियलाइज होगा तो हम कुछ भी टैक्स नहीं लगाएंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स। हम एसेट के कैरिंग अमाउंट को ही इसमें कवर कर देते हैं। क्या आपने अपने पास इतना पार्ट अभी तक पढ़ रखा है? इतना पार्ट पढ़ रखा है। फिर मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको इसमें सबसे पहली आइटम को डिस्कस करवाना स्टार्ट किया। पता कौन सी आइटम पहले मैंने डिस्कस करवाई? मैंने सिर्फ पीपीई डिस्कस करवाया। क्या हमने और भी कोई चीजें डिस्कस की हैं? द आंसर इज नो। तो हमने इसके अंदर समझने का प्रयास किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली कैरिंग अमाउंट, कि कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है। वैसे ये बताओ, जो ये हमने आपको फॉर्मूला बताया कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताओ, क्या ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं? क्या ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं? द आंसर इज यस। हमने आपको लॉजिकली उसको कनेक्ट करवाया कि इसका मतलब ये होता है। अच्छा, ये बताओ, हम पीपी के लिए ऐसा कह रहे हैं तो क्या किसी और एसेट के लिए भी ऐसा ही बोलना पड़ेगा? द आंसर इज यस। इसका मतलब हम सबके लिए यही कॉन्सेप्ट रखेंगे। मुझे ये बताओ, फिर मैंने आपको इस पर बताया कि हमारे पास मीनिंग ऑफ टैक्स बेस तो हमने बता ही दिया था कि टैक्स बेस क्या है? फ्यूचर की डिडक्शन। और फिर मैंने आपको बताया इन दोनों का डिफरेंस क्या है? टेम्परेरी डिफरेंस। तो मुझे ये बताओ, ये टेम्परेरी डिफरेंस का एग्जैक्टली मतलब क्या निकला यहां पर इन द केस ऑफ एसेट? ध्यान देना, मैं क्या सिर्फ एसेट्स की बात कर रहा हूं? द आंसर इज यस। क्या लायबिलिटीज वाले में ये मीनिंग निकलेंगे जो मैं ये लिख रहा हूं? क्या लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट का मतलब लायबिलिटी हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे? द आंसर इज नो। ओके, आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ एसेट्स। ओके, तो मुझे ये बताओ इसका क्या मतलब था? सीए माइनस टैक्स बेस, क्या मैं कह सकता हूं ये फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम निकल कर आती थी? ये फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम निकल कर आती थी। क्या ये प्लस भी हो सकती है और ये माइनस भी हो सकती है?
अगर ये माइनस में निकलती थी तो क्या मतलब होता था, फटाफट से बताओ। अगर ये माइनस में निकलती थी तो क्या होता था, इसको बोलते थे फ्यूचर डिडक्टेबल इनकम। हमने इसी को आपको बोला था कि इसी को हम लोग अपने पास नेचर बोलते हैं कि ये टीटीडी है या डीटीडी है। टीडी का मतलब क्या हो गया, टीडी का मतलब टेम्पररी डिफरेंस, टी मतलब टैक्सेबल, और यहां डी का मतलब डिडक्टेबल। ठीक है, डिडक्टेबल। तो आई होप आपको ये चीज याद है। हम अपने पास इसके बाद एक काम और भी करते थे, बताओ क्या करते थे। क्या हम यहां पर चेक करते थे, अगर हमारे पास डिडक्टेबल है तो हम कहते थे चेक कर लो प्रूडेंस लेवल। क्या हम प्रूडेंस को चेक करते थे? हम प्रूडेंस को चेक करते थे, क्योंकि डिडक्टेबल से क्या बनना है, फटाफट से बताओ, डिडक्टेबल से क्या बनना है, डीटीए। तो हमें डाउट हो जाता था कि भाई पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है, तो हम बोलते थे क्या कर लेना चाहिए, हमको प्रूडेंस लेवल देखना चाहिए। तो मुझे फटाफट से बताओ प्रूडेंस लेवल का क्या मतलब होता है। हम देखते थे कि क्या हमें फ्यूचर में यह डीटीए रिकवरी देगा, माने डिडक्शन ऑफ इनकम देगा, माने रिडक्शन ऑफ टैक्स देगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब हम चेक करते थे कि क्या हमें ये डीटीए वाकई ही फ्यूचर में एडवांटेज देगा। अगर जवाब मिलता है नो, नहीं देगा, तो हम क्या बोलते थे, डू नॉट रिकॉग्नाइज डीटीए। और अगर जवाब मिलता था यस, तो हम बोलते थे रिकॉग्नाइज डीटीए। मुझे फटाफट से बताओ, क्या प्रूडेंस लेवल आप लायबिलिटीज में भी चेक करते थे? फटाफट से बताओ, क्या आप अपने पास सिर्फ और सिर्फ तभी चेक करते थे, अरे ये क्या आ गया भाई, सिर्फ हम इसमें चेक करते थे इन द केस ऑफ डिडक्टेबल। क्या आपको लायबिलिटी में प्रूडेंस लेवल देखना है? तो यहां पर आपके पास नो। अब ये पता नहीं भाई, ये कभी पेन अपने आप नीला सा हो जाता है, तो अब मैं इसके अंदर ना लाल से ही लिख देता हूं, नो प्रूडेंस। हमें इसमें कोई भी प्रूडेंस देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इसमें कोई प्रूडेंस देखने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे ये बताओ, इतना करने के बाद आप क्या करते थे? जब आपको पता चल गया रिकॉग्नाइज करना है डीटीए या रिकॉग्नाइज करना है डीटीएल, तो आप अगले स्टेप पर क्या करते थे? क्या आप रेट ऑफ टैक्स देखते थे? क्या आपका रेट ऑफ टैक्स क्या है? तो मुझे ये बताओ, रेट ऑफ टैक्स कौन सा देखते थे, करंट का देखते थे या फ्यूचर का देखते थे? मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हम कौन सा रेट ऑफ टैक्स देखते थे? तो हम फ्यूचर का टैक्स नहीं देखते थे। कौन सा टैक्स देखते थे? करंट। करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब है जो 31 मार्च को इनेक्ट हो चुका है। इसका मतलब ये क्या है, जो 31 मार्च को इनेक्ट मतलब क्या हो गया, कानून बन चुका है। कानून बन चुका है। इसका मतलब जो 31 मार्च को कानून बन चुका है वो वाला रेट लेंगे। आई मीन टू से, मुझे फटाफट से ये बताओ, मान लेते हैं दिस इज द ईयर 24-25। बजट कब आ जाता है, फटाफट से बताओ, बजट कब आ जाता है? आजकल बजट आ जाता है जनवरी एंड या फरवरी 1 को। ओके, 1 फरवरी को या 31 जनवरी को। तो 1 फरवरी को हमारी सरकार इशू कर रही है। मुझे ये बताओ, क्या 31 मार्च तक आजकल ये इनेक्ट भी हो जाता है? क्या 31 मार्च तक ये इनेक्टमेंट भी हो जाती है? पहले पुराने टाइम की बात नहीं कर रहा, आज की बात कर रहा हूं। क्या इनेक्ट हो जाता है, कानून बन जाता है? द आंसर इज मोस्टली यस। द आंसर इज मोस्टली यस। मुझे ये बताओ, ये रियल में किस वर्ष के लिए रेट होते हैं? ये किस वर्ष के लिए रेट होते हैं? 25-26 के लिए होते हैं। इसका मतलब 24-25 के अंदर अगर इनेक्टमेंट हो चुकी है 25-26 की, तो यहां जो रेट लेने हैं वो कौन से लेने हैं? वो 25-26 के लेने हैं। कौन से रेट लेने हैं आपने?
25-26 के। अच्छा, तो सर फिर इसका मतलब ये करंट थोड़ी ना हुआ, ये तो फ्यूचर हो गया। तो मैंने कहा ये अगर इनेक्ट हो चुका है तो ये करंट रेट है। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल। मुझे ये बताओ, जो बना नहीं है सब्सटेंटेटिवली बन चुका है और जो 31 मार्च को सब्सटेंटेटिवली बन चुका है मतलब फटाफट से बताओ, सब्सटेंटेटिवली बन चुका है का क्या मतलब हुआ? सब्सटेंटेटिवली का मतलब है लगभग, जो लगभग बन चुका है। सर क्या हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट में पेश हो गया है तो लगभग बन चुका है? द आंसर इज नो। पार्लियामेंट में भी बहस चल रही है, इसलिए वो सब्सटेंटेटिवली नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट से बाहर जा चुका है और राष्ट्रपति के साइन के लिए पहुंच गया है, तो राष्ट्रपति ने कोई छेड़खानी नहीं करनी, हम क्या बोलते हैं कि ये सब्सटेंटेटिवली बन गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कि 31 मार्च तक मान लो राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, आपको, मुझे उम्मीद है आपको मालूम है कि इसे राष्ट्रपति से साइन कराना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति ने अभी साइन नहीं किया है, तो इन दैट सिचुएशन हम क्या बोल देंगे कि कोई बात नहीं, पार्लियामेंट से तो आ गया तो सब्सटेंटेटिवली इनेक्ट हो गया है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने पास ये भी देख सकते हैं और जो 31 मार्च तक अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं जिन्हें पक्का अप्लाई किया जाएगा, उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। मुझे ये बताओ, आपने ये केस नहीं देखा होगा लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे देश में ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है जब भारत सरकार अनाउंसमेंट के जरिए भी टैक्स लगा देती है। क्या आपको मालूम है हमारे देश में ऐसा एक बार हुआ था ऑलरेडी? अनाउंसमेंट के जरिए सरकार ने टैक्स लगा दिया था। गुजरात के अंदर भारी एक अर्थक्वेक आया था, 2001 की बात है या 2000, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द ईयर। उसमें एक बहुत ही, जिसे मैं कहूँ कि कच्छ रीजन के अंदर बहुत भारी एक विपदा आ गई थी अर्थक्वेक आने के बाद। तो भारत सरकार ने उस साल के अंदर एक, हाँ मेरे ख्याल 2001 ही था क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पास इसको एक अनाउंसमेंट करके एक जो रेट ऑफ टैक्स था उसमें छेड़खानी कर दी। हाँ, सैमसंग, एक बच्चे का नाम है सैमसंग, उन्होंने कहा है कि ईयर 2000 में आया था। हाँ वही ना, मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो 2000 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो 2000 या 2001 होगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार ने उस साल एक अनाउंसमेंट करके एक टैक्स लगा दिया था। वैसे उसके बाद के कोई ऐसे एग्जाम्पल्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि भारत सरकार या कोई भी देश, अब ये इंडिया तो सभी देश बातों इंटरनेशनल टैक्सेस की बात करता है, कोई भी टैक्स का रेट अगर कोई अनाउंसमेंट के जरिए पक्का मालूम है चेंज हो गया है, तो क्या उसको भी हम अपने पास मान लेंगे कि वो करंट टैक्स है? हम उसको भी अपना करंट टैक्स का पार्ट मान लेंगे। डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी क्या ये सारी कथा आपके इंडियस में लिखी हुई है? द आंसर इज यस। तो मैं शॉर्ट में बोलूं, ये सारी बातों को इन सारी बातों को हम अपने पास सिर्फ थ्योरेटिकल रूप में पढ़ रहे हैं, यानी इसके अंदर आपको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर एक और भी बात लिखी हुई है, क्या वो भी बात बता सकता हूं मैं आपको? एक और भी बात लिखी हुई है। वो बात क्या लिखी हुई है? वो लिखा हुआ है कि अगर 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद अप टू कहां तक, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। नो, व्हाट इज अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, क्या आपको मालूम है वो कंपनी के डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी वो उसे अप्रूव करती है। गवर्निंग बॉडी में कोई भी हो सकती है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सरल भाषा में बोल दिया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव किया जाता है। मुझे फटाफट से ये बताओ, 31 मार्च, अगर मान लो मैं ईयर बोलूं 31 मार्च 2024,
तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम अप्रूव करा रहे हैं, मान लो हम 31 जुलाई 2024 को अप्रूव करा रहे हैं, ओके। अगर यहां पर कोई नया कानून बन जाए, न्यू रेट्स आ जाए, न्यू इनेक्टमेंट आ जाए या सब्सटेंटिवली बन जाए, क्या उन्हें कंसिडर करना है? मेरा सवाल बताइए, मैंने आपको पूछा है कि रेट ऑफ टैक्स अगर मान लो 31 मार्च तक तो नहीं बना था पर अप्रूवल तक बन गया है, क्या मुझे उन्हें कंसिडर करना है? द आंसर इज नो। ऊपर क्लियरली लिखा है जो कौन सी डेट तक बन चुके हैं, फटाफट से बताओ, जो कौन सी डेट तक बन चुके हैं? 31 मार्च तक। क्या ये रेलेवेंट है? द आंसर इज नॉट रेलेवेंट। ये रेलेवेंट नहीं है। और मुद्दे की बात एक और बताता हूं, अगर इसमें मेजर रेट चेंज है, अगर इफ मेजर रेट चेंज है, देन इसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। आपका स्टैंडर्ड कहता है आप इसका डिस्क्लोजर कर देना। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि जब मतलब मैं भी सिर्फ खबरों के पर चल रहा हूं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। क्या आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अगले 100 दिनों में चुनाव जीतने के बाद, आई एम नॉट श्योर वो चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, बट उन्होंने ऐसा पार्लियामेंट में भी कहा है और ऐसे भी न्यूज़ भी 2-4 दिन पहले और भी आई थी। उन्होंने कहा अगले 100 दिन में हम लोग बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। अच्छा, अभी 3-4 दिन पहले इस पर एक खबर आई कि फाइनेंस मिनिस्ट्री डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर आ रही है। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन स्टॉक मार्केट दोपहर 1 बजे के बाद धड़ाम से गिरी थी। आपको मालूम है लास्ट वीक के अंदर स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरी, तो उसका कारण क्या था? ये न्यूज़ चल रही थी बाजार में कि डायरेक्ट टैक्स कोड जो है अगले 100 दिन के अंदर ही मोदी सरकार ले आएगी। यदि मोदी सरकार वापस आई तो ये ऑफकोर्स कॉन्टिंजेंट पॉइंट है। मुझे ये बताओ 31 मार्च तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, फटाफट से बताओ। और मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मान लो अप्रूव हो रहे हैं 31 जुलाई को, और 31 जुलाई तक भारत सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड ले आई और मेजर रेट चेंज कर रही है। तो क्या मैं अपने पास 31 मार्च के डेफर्ड टैक्सेस को चेंज कर दूंगा? फटाफट से बताओ, क्या मैं 31 मार्च के डेफर्ड टैक्सेस को चेंज कर दूंगा? द आंसर इज नो, आई विल नॉट चेंज देम। बट अगर वो मेजर चेंजेस हैं, मतलब हल्के फुल्के चेंजेस, आपको, मुझे उम्मीद है आपको पता है इस साल बजट एक और भी आएगा तो उसके अंदर कोई हल्के फुल्के रेट चेंज होते हैं तो उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई मेजर रेट चेंज कर दिए जाते हैं उस कोड में या पुराने वाले एक्ट में ही मेजर को रेट चेंज कर दिए जाते हैं, तो आपका स्टैंडर्ड कहता है आप डेफर्ड टैक्स के साथ तो छेड़खानी नहीं करेंगे। हाँ, आप उस बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे कि हमारी बैलेंस शीट की डेट के बाद और अप्रूवल से पहले मेजर रेट चेंज हुए हैं जिसका इफेक्ट हमारे डेफर्ड टैक्सेस पर पड़ता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है पुतुल? यानी दिस इज बेसिकली रिगार्डिंग द रेट्स। मुझे फटाफट से बताओ, जब आपको रेट ऑफ टैक्स भी पता चल गया तो आपके पास यहां टेम्पररी डिफरेंस भी पता था। क्या आपको टेम्पररी डिफरेंस भी पता था? आपको यहां टेम्पररी डिफरेंस भी पता था और यहां रेट ऑफ टैक्स भी पता चल गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फटाफट से बताओ, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज, अब मैंने वैसे स्टेप्स के नंबर लिखे थे कहीं पर? नहीं, स्टेप्स के नंबर तो नहीं लिखे थे, मैंने तो वैसे ही डिस्कशन कर रहा हूं। तो मुझे अपने पास नेक्स्ट स्टेप पर क्या करना है? कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स। कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या आप टेम्पररी डिफरेंस जो आपने ऊपर प्रूडेंस के बाद निकाले, रेट ऑफ टैक्स जो आपने ऊपर वाली चर्चा पर निकाला, क्या ये डेफर्ड टैक्स आ जाएगा, या तो एसेट आ जाएगा, या ये लायबिलिटी आ जाएगा? अब मुझे ये बताओ, इसके बाद हम क्या करते थे? क्या इसके बाद हम लेस कर देते थे ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स? जो आपका डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है वो इसमें लेस कर देते थे तो क्या निकल आता था? अच्छा, जो ऊपर वाले आइटम निकले हैं फटाफट से बताओ, क्या ये बैलेंस शीट के लिए रेलेवेंट है? जो ऊपर मल्टीप्लाई करके निकाले हैं, क्या ये बैलेंस शीट के लिए रेलेवेंट है? हाँ। तो अगर मैं ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दूंगा तो मुझे बताओ ये जो चीज निकल कर आएगी इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चार्ज। ये क्या निकल कर आएगा?
चार्ज। अब मुझे फटाफट से बताओ ये चार्ज कहां जाएगा? क्या ये चार्ज ओसीआई में भी जा सकता है? मेरे को पक्का नहीं है, आप बताओ। क्या ये चार्ज ओसीआई में भी आ सकता है? द आंसर इज यस। अगर जो टेम्परेरी डिफरेंस है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ओसीआई की आइटम है? उसका रीजन ओसीआई की आइटम है। टेम्परेरी डिफरेंस जो आ रहा है उसका रीजन क्या है? ओसीआई की आइटम है। तो मुझे फटाफट से बताओ, ऐसी स्थिति में हम ओसीआई के अंदर क्या इसको ट्रांसफर करेंगे? हम इसे ओसीआई में ट्रांसफर करेंगे। और अगर मान लीजिए अदर रीजन है, तो बताओ अदर रीजन है तो हम उसे कहां ट्रांसफर कर देंगे? अदर रीजन है तो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या आपको मालूम है इसके अलावा कभी कभी ये सोकी में भी जाता है? कभी कभी ये सोकी में भी जाता है। मैंने अभी तक नॉट डिस्कस्ड, तो मैंने इसमें आपको अभी तक कितने कहां भेजा उसको? मैंने अभी तक आपको सिर्फ ओसीआई में भेजा है और मैंने अदर में भेजा है। बट आने वाले समय में क्या ये सोकी को भी इफेक्ट कर सकता है? द आंसर इज यस। क्या आने वाले समय में ये गुडविल को भी इफेक्ट कर सकता है? द आंसर इज यस। तो मुझे फटाफट से ये बताओ कि क्या मेरा डेफर्ड टैक्स का जो चार्ज है, जो डेफर्ड टैक्स का चार्ज है, वो कहीं पर भी जा सकता है? इन चार में से कोई भी जगह पर जा सकता है? द आंसर इज यस। मैंने आपको ना जो जो चीज डिस्कस नहीं करी मैंने साथ साथ बता दी, लेकिन मेरी वो चर्चा बाकी है, बीच में भी आ जाएंगी। मुझे बताओ, इसके बाद मैंने आपके साथ एक जर्नल एंट्रीज भी बताई थी। मुझे फटाफट से बताओ जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी थी हमारे पास? तो मुझे ये बताओ, जब हम करंट टैक्स की बात करते हैं तो करंट टैक्स की जर्नल एंट्रीज क्या है? व्हाट आर दी जर्नल एंट्रीज फॉर करंट टैक्स? तो करंट टैक्स का चार्ज हम कहां से लगा रहे हैं? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स लायबिलिटीज। यही आप बेसिकली क्या बोलते हो? प्रोविजन फॉर टैक्स। मुझे ये बताओ, ये बेसिकली आप जो टैक्स है ये कैसे निकालोगे? ये कॉम्प्यूटेशन से निकालोगे, उसी को आप अपने पास क्या बोलते हो? करंट टैक्स बोलते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या ये एंट्री तुम्हारे बचपन की पुरानी यादें याद करा रही है? हाँ। नंबर 2, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मान लो कोई आपको पेनल्टी लग गई, फाइन लग गया, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? या कोई ब्याज लग गया तो क्या वो भी करंट टैक्स लायबिलिटी में चला जाएगा? भाई कोई फाइन लगा दिया आपको सरकार ने, कोई पेनल्टी लगा दी, कोई इंटरेस्ट लगा दिया। पेनल्टी किस सेक्शन में लगाते हैं इंडिया में? 271 में। ब्याज किस सेक्शन में लगाते हैं? 234 में। कोई फाइन लगा दिया तो इसका मतलब ये भी कहां चला जाएगा? इसी में चला जाएगा। क्या आप अपने ऑफिस के अंदर भी यही करते हैं? हाँ। कोई अर्लियर ईयर का टैक्स आ गया जो पहले रिकॉर्डेड नहीं था, अर्लियर टैक्स लायबिलिटी, सरकार ने कहा आपके पास कोई इनकम है जिसके ऊपर टैक्स आपको और देना चाहिए, तो वो भी एंट्री यहीं पर आएगी। मुझे बताओ, व्हेन यू पे टैक्सेस तो व्हाट इज द जनरल एंट्री? जब आप टैक्सेस को पे करते हैं तो उस समय आपकी एंट्री क्या बनती है? करंट टैक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट्स टू बैंक। जब आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया तो क्या एडवांस टैक्स पे करने की एंट्री होगी? करंट टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। दिस इज व्हेन यू पे द टैक्सेस। ओके। अच्छा, कई बार टीडीएस कट जाता है। मान लो टीडीएस कट गया ऑन योर इंटरेस्ट इनकम, तो क्या आपको मालूम है एंट्री क्या बनती है? टीडीएस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी इंटरेस्ट इनकम ही है जो आपको मिली नहीं, सरकार किसी आदमी ने पैसे काट करके कहीं और जमा करवा दी, तो ये भी आपके पास यहीं पर है। क्या टीडीएस एडवांस टैक्स के अलावा और भी माध्यम है टैक्स जमा होने के? और भी माध्यम है भाई, टीसीएस है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स भी होता है, तो यानी वो सब चीजें भी यहां पर आएंगी, बट हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे चाहिए नहीं है, आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे एक बात? मान लो आपकी कंप्यूटेशन में, जो रेगुलर कंप्यूटेशन की, उसमें आपका टैक्स आया 1,00,000 रुपए और आपका मैट का टैक्स आया 1,20,000 रुपए। आप कौन सा टैक्स जमा कराएंगे?
फटाफट से बताओ आप कौन सा टैक्स जमा कराएंगे। आई होप आपको मैट के बारे में बेसिक पता है। मैट कैसे निकालते हैं, फटाफट से बताओ, मैट का टैक्स कैसे निकालते हैं। आप एक बुक प्रॉफिट निकालते हैं, बुक प्रॉफिट निकालते हैं अंडर इनकम टैक्स। आप एक बुक प्रॉफिट निकालते हैं और फिर यहां कौन से रेट से मल्टीप्लाई करते हो, मैट के रेट से मल्टीप्लाई करते हो। ओके, खुशी ने कहा 18.5% से गुणा कर देते हैं और बुक प्रॉफिट भी हम निकालते हैं। खुशी उसका सेक्शन शायद 115 करके था ना उसका, आई एम नॉट श्योर, 115 जे, आप अगर सेक्शन पता हो तो बताइएगा। जे बी 115 जे बी, इसका मतलब इस सेक्शन में आप उसका मैट कैलकुलेट करते हो। बच्चे ने तो जे बी ई भी बता दिया है उसके बाद। ओके, तो मुझे ये बताओ, अगर एक कंपनी का 1 लाख रुपए का रेगुलर टैक्स बनता है और मैट का टैक्स 1,20,000 है, तो जो मैं ऊपर कंप्यूटेशन में टैक्स डालूंगा वो कौन सा डालूंगा, फटाफट से बताओ। मैं कौन सा वाला टैक्स डालूंगा, तो मैं कंप्यूटेशन में 1,20,000 वाला टैक्स पे करूंगा। ओके, क्या आपको मालूम है बाकी के 20,000 का आपको क्रेडिट में मिल जाता है। हाँ, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो मैंने कहा पहले अपने पास करंट टैक्स की बातें कर ले। मुझे फटाफट से बताओ, करंट टैक्स की एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम है? करंट टैक्स की एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसके अंदर ये देख रहा हूं कि भाई साहब ये कलर जो है, ये वाला कलर लेते हैं। ठीक है, अरे चल भाई। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या बैलेंस शीट में करंट टैक्स लायबिलिटी और करंट टैक्स एसेट सेट ऑफ हो सकते हैं? क्या बैलेंस शीट में करंट टैक्स एसेट्स और करंट टैक्स लायबिलिटीज सेट ऑफ हो सकती हैं? द आंसर इज यस, अलाउड। कितनी शर्तें हैं, फटाफट से बताओ, कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं। मुझे फटाफट से 2 शर्तें बताओ, कौन कौन सी 2 शर्तें हैं। एक तो पार्टीज मस्ट इंटेंड, पार्टीज की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, यानी वो चाहती हैं कि हां टैक्स सेट ऑफ कर दो। तो पार्टीज में कौन कौन पार्टीज हो गई? मैं और इनकम टैक्स एक्ट्स, हम दोनों इंटेंड करते हैं नेट करने के लिए। हाँ, इंटेंड करते ही है, कानून में लिखा है तो हम इंटेंड करते ही हैं, लेकिन फिर भी लॉ में लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, इंटेंड। दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए, लीगली इन्फोर्सेबल राइट्स। क्या होना चाहिए? अच्छा, ये सब बातें क्या आपके हैंड रिटन नोट्स में लिखी हुई हैं? द आंसर इज यस। ओके, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं उसको सिंपली बता क्या है, ये मैंने कल आपको शायद रीड भी कराया था, तो मैंने आपको सिंपली इसके अंदर नोट्स के अंदर एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं। मैंने कहा एक वीडियो से आपको चीजें ध्यान रहेंगी। मुझे ये बताओ, जनरली ये 2 शर्तें कब पूरी हो जाती हैं? जनरली इसका मतलब एक्चुअल में कोई पूछे तो क्या 2 शर्तें हैं? हाँ, लेकिन जनरली ये 2 शर्तें कब पूरी हो जाती हैं? व्हेन सेम गवर्निंग लॉ। अगर सेम गवर्निंग लॉ है तो क्या ये 2 शर्तें पूरी हो जाती हैं? द आंसर इज यस। मुझे ये बताओ, बैलेंस शीट में करंट टैक्स एसेट और करंट टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करके शेड्यूल 3 में कहां भेजते हैं? आई होप आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मुझे ये बताओ, जो ये P&L में टैक्स लिखा है ये कहां जाएगा? फटाफट से बताओ, जो P&L में टैक्स लिखा है ये आपके P&L में करंट टैक्स के रूप में जाएगा। ठीक है, करंट टैक्स में वहां चला जाएगा। तो आई होप आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में भी सब पता चल गया है फिर से। तो हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस में किया था, बट हमने अपने पास उसके ऊपर कोई ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं किए थे। आओ, इसके अलावा डेफर टैक्स की भी जर्नल एंट्रीज बताओ। डेफर टैक्स के अंदर भी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? तो मुझे ये बताओ, डेफर टैक्स को अगर आपने क्रिएट करना है तो डेफर टैक्स के अंदर आप लायबिलिटी बना रहे हो तो एंट्री क्या बनेगी? अच्छा, खुशी कोई फर्क नहीं पड़ता मैट का रेट 18.5% है कि 15% है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको सवाल में रेट दिए जाएंगे। ओके, मुझे ये बताओ, P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स लायबिलिटी। मेरा सवाल ये है, क्या ये OCI भी हो सकता है? मैं कंफ्यूज हो गया हूं। P&L तो हो ही सकता है, क्या OCI भी हो सकता है? हां भाई हां, मैंने अभी भी चार्ज बताया था। क्या ये सोखी भी हो सकता है?
हमने अभी तक सवाल किया नहीं है। क्या सोकी भी हो सकता है? हाँ। क्या कभी गुडविल भी हो सकता है? हाँ भाई हाँ। इसका मतलब मुझे ये बताओ, क्या ये चार्ज जो था, जो आपने कैलकुलेट किया था, वो कहीं पर भी जा सकता है? ये कहीं पर भी जा सकता है। ओके, अच्छा, या अगर मैं कहूं डीटीए, तो क्या ये पीएनएल से भी बन सकता है? हाँ। क्या ये ओसीआई से भी बन सकता है? हाँ। क्या ये सोकी से भी बन सकता है? हाँ। ये गुडविल से नहीं बनता कभी, बट फिर भी थ्योरेटिकली बोलना हो तो मैं गुडविल बोल देता हूं, हालांकि गुडविल से ये बनता नहीं है। इसका मतलब मेरे पास रियलिटी में ये एंट्रियां हो जाती हैं। मुझे फटाफट से ये बताओ, क्या बैलेंस शीट में डीटीए एंड डीटीएल को हम सेट ऑफ कर सकते हैं? डीटीए एंड डीटीएल को सेटअप कर सकते हैं? द आंसर इज यस। फिर से रूल्स क्या है इसके, फटाफट से बताओ, इसके रूल्स क्या है सेटअप करने के? क्या होना चाहिए? पार्टीज क्या कर रही हैं? इंटेंड कर रही हैं। और दूसरा, हमारे पास लीगली इन्फोर्सेबल राइट होना चाहिए। ये चीज हमारे लिए इतनी काम की नहीं है। इफेक्टिवली क्या देखा जाता है? सेम गवर्निंग लॉ, कि सेम गवर्निंग लॉ है तो हम इसको सेट ऑफ कर देते हैं। क्या आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस में किया हुआ है? द आंसर इज यस। मुझे ये बताओ, जब आप पीएनएल में बोलेंगे तो ये डेफर्ड टैक्स कहां जाएगा? पीएनएल में। जब ओसीआई में बोलेंगे तो आपको मालूम है रिवैल्यूएशन रिजर्व के साथ माइनस करा था हमने टैक्स इफेक्ट, वहां पर जाएगा। सोकी में हम जब करेंगे तो क्या सोकी में आपको कुछ याद है? हमने कुछ आइटम्स डाली थी, मुझे फटाफट से बताओ। सोकी बना रहा हूं मैं, मुझे बताओ सोकी में सबसे पहली आइटम क्या थी? फटाफट से बताओ, सोकी में सबसे पहली आइटम क्या थी? सबसे पहली आइटम थी ओपनिंग बैलेंस, रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस। और भी चीजें थी, रिवैल्यूएशन रिजर्व, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, टोटल। इसके बाद आप क्या करते थे? फटाफट से बताओ, इसके बाद क्या करते थे? क्या आपको याद है? इसमें आप अपनी एरर्स को ठीक करते थे या अपनी पॉलिसीज को रेट्रोस्पेक्टिव अगर चेंज कर रहे हो तो उसका इफेक्ट लेते थे। हां, तो मुझे बताओ, क्या आजकल एरर्स पीएनएल में जाती हैं या आजकल सोकी में जाती हैं? वेयर डू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स गो? आज की डेट में एज पर इंड एस दे डोंट गो टू पीएनएल। तुमने पिछले साल का प्लांट जो था गलती से राइट ऑफ कर दिया पीएनएल में, अगले साल तुम्हें पता चला कि तुमने गलती कर दी है, प्लांट वाज रॉन्गली रिटर्न ऑफ एज एक्सपेंस। आज ठीक करोगे उसको? तो आज ठीक करोगे तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? फटाफट से बताओ। जब आज ठीक करोगे, तुमने गलती से प्लांट बनाकर उसे राइट ऑफ, खर्चा मान के राइट ऑफ कर दिया, आज तुम्हें पता चला कि नहीं भाई साहब वो तो प्लांट था, मैंने गलती से उसे खर्चे में डालकर राइट ऑफ कर दिया। क्या प्लांट अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए बिकॉज प्लांट आपका एसेट है? द आंसर इज यस। और क्रेडिट क्या होना चाहिए? कायदे से तो बोलो पीएनएल क्रेडिट होना चाहिए, यही 11वीं में पढ़ा था, यही 12वीं में पढ़ा था। किसे क्रेडिट करना चाहिए? पीएनएल क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि गलत क्या हो गया था? पीएनएल। पर आज की डेट में इसको रेक्टिफाई करने की जनरल एंट्री क्या बनेगी? आजकल इसकी रेक्टिफिकेशन पीएनएल में नहीं होगी, ये कहां होगी? डायरेक्ट इन सोकी। ओसीआई में भी नहीं, खुशी कहां होगी? डायरेक्टली इन सोकी। तो ये सोकी के अंदर सीधा सीधा चला जाएगा। कोई दिक्कत की बात हो तो मुझे फटाफट से बताओ। अब हमने इसको यहां पर ना डालकर कहां डालना है? एरर्स को सोकी में डाल दिया। मुझे बताओ, इसके भी तो टैक्स इफेक्ट होंगे। जो प्लांट आपने यहां रखा हुआ है इसके भी तो टैक्स इफेक्ट होंगे। हां, इसके भी टैक्स इफेक्ट होंगे। ओ माय गॉड, वो टैक्स इफेक्ट कहां जाते हैं? वो सोकी में यहां पर जाते हैं। क्या आपको समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या टैक्स आप अपने पास डेफर्ड टैक्स पीएनएल में भी डालेंगे, आप ओसीआई में भी डालेंगे, रिवैल्यूएशन में जैसे किया था, क्या सोकी में भी आएगा? द आंसर इज यस। चिंता ना करें, हम इसको और आगे डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे।
तो मैंने आपसे कहा हमारे पास ऐसे हो सकता है। गुडविल वाले केस में तो डायरेक्टली बैलेंस शीट इफेक्ट हो जाती है। गुडविल इफेक्ट होता है, उसके अंदर ना कोई पीएनएल इफेक्ट होता है, ना ओसीआई इफेक्ट होता है, ना शोकी इफेक्ट होता है। मुझे ये बताओ, एक बात और बता दूं जो नहीं बताई हुई है, बता दूं क्या? डिस्क्लोजर में भी कुछ होता है। डिस्क्लोजर में भी कुछ होता है। हमें डिस्क्लोजर में एक रिकंसिलिएशन बनानी पड़ती है। एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। क्या ऑफिस में कभी बनाई है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के नहीं बनाई? डेफर्ड टैक्सेस को लेकर, करंट टैक्स को लेकर हमें अपने पास एक रिकंसिलिएशन बनानी पड़ती है। वो रिकंसिलिएशन क्या है? हम पीबीटी के ऊपर टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए, ईमानदारी से टैक्स कितना लगना चाहिए? प्रॉफिट के ऊपर टैक्स रेट लगना चाहिए तो ये टैक्स आना चाहिए, बट एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस कुछ और होगा। तो हमें इसके बीच में रिकंसिलिएशन भी करनी होती है। रिकंसिलिएशन इफेक्ट्स हमको डालने पड़ते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो हम अपने पास कैसे करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपने मोटा मोटा सारा का सारा कॉन्सेप्ट अभी मैंने किसके कंटेक्स्ट में डिस्कशन करवाई है? फटाफट से बताओ, मैंने किसके कंटेक्स्ट में डिस्कशन कराई है? मैंने कहा पीपीई के कंटेक्स्ट में डिस्कशन कराई है। तो मेरे पास ये एक उसका समराइज्ड वर्जन था। एक पॉइंट और भी बोलना चाहता हूं, मैंने कहा लगे हाथ बोल डालते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं आपसे। क्या मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? रेड पेन से। हाँ पुतुल, अभी मैं एक काम करता हूं, मैं एक एग्जाम्पल बना करके सवाल भी कराऊंगा। ओके। मैं एक बात और भी करना चाहता हूं। जब आप अपने पास डेफर्ड टैक्स का काम कर रहे होते हैं तो आपको अपने पास अपनी इंटेंडेड मैनर ऑफ रियलाइजेशन को भी देखना पड़ता है।